हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जो कि हमारी हिंदी की पेडागोजी की रहेगी। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द एमसीक्यू ऑफ हिंदी पेडागोजी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सबने देखी है, में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। मतलब उन पाठ्य पुस्तकों में जो हिंदीतर भाषाओं की रचना है उनको भी स्थान देना चाहिए। रीजन क्या है, उनको क्यों देना चाहिए स्थान? तो रीजन यहाँ पे है क्योंकि जो बच्चे हैं वो हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से भी परिचित हो सकें। ठीक है। 108 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वैसे देखिए, नीचे क्लासेस में तो होती ही हैं, लेकिन इन्होंने किस स्तर की बात की है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात की है। तो वहाँ पे भी हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? वो क्या है कि जो हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, ये उद्देश्य है हिंदी भाषा शिक्षण का। 109 क्वेश्चन क्या है? जस्ट वेट भाई, एक मिनट भाई, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट थे। गद्य शिक्षण में, यहाँ से करते हैं दोबारा। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। क्या अपेक्षित नहीं है गद्य शिक्षण में? तो अनुकरण क्षमता का विकास नहीं है, भाषा की बारीकियां भी हम समझते हैं, कल्पनाशीलता का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, लेकिन अनुकरण क्षमता का विकास गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। अब आते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को स्थान मिलना चाहिए, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हो गया हमारा, ये हो गया। 109 पे आते हैं। भाषण परिचर्चा संवाद और बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो देखिए, भाषण, परिचर्चा करना, डिस्कशन, संवाद मतलब डायलॉग, तो ये इससे बच्चों की किस क्षमता का विकास होता है, ये हमसे पूछा है। तो इससे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना। गद्य मतलब जैसे कविता का कोई पहरा हो गया, तो उसको अब सरलार्थ हम करते थे जब हम छोटी कक्षाओं में थे, तो उसको जो हम रूपांतरित करते हैं पहरे में, और पद्य को या फिर पद हमारे आगे पहरा है उसको गद्य में रूपांतरित करना। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये करता है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। इस चीज़ में ये आपकी मदद करता है। 111 देखिए, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? किस लेवल की बात हुई है? 8th क्लास की बात हुई है, तो आप किस सामग्री को महत्व देंगे? यहाँ पे हम लिटरेचर, जो साहित्यिक सामग्री होती है, उसको महत्व देंगे 8वीं में। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस पद्धति का समर्थन करेंगे? अब हमसे क्या पूछ ली? पद्धति पूछ ली। तो हम किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें जो बच्चे हैं वो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं किसी एक्टिविटी के थ्रू, मतलब उनका परस्पर आपस में कम्युनिकेशन होता है, ये आप बोल सकते हैं अंतःक्रिया में। तो इस तरीके की जो पद्धति है वो हिंदी सीखने सिखाने में हम यूज़ करेंगे। फिर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो, या फिर क्षेत्रीय, उस क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है वो भाषा हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 114, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। 2 विधि होती है, एक निगमन विधि, निगमन मेथड, और एक आगमन विधि। तो आगमन विधि किस पर बल देती है ये हमने बताना है। तो आगमन विधि मतलब आप पहले उदाहरण दें, उदाहरणों पे बल दें, और फिर उन उदाहरणों को समझा के कोई भी नियम आप बनाएं, कोई भी रूल बनाएं, ये हमारी आगमन विधि कहती है। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। किस चीज़ को समझने में मदद करता है? तो यह विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में हमारी मदद करता है। 116 क्या है?
कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। आपने चर्चा की कहानियों की विभिन्न शैलियों पर, तो ये बच्चों को क्या चीज़ समझने में मदद करती है? इससे बच्चे कहानियाँ रचने में माहिर हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए उनकी मदद होती है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? क्वेश्चन कुछ अनकम्प्लीट सा लग रहा है भाई। तो व्याकरण वैसे किस चीज़ पर बल देता है? पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। मतलब आप पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई व्याकरणिक बिंदु आ गए, व्याकरण का पाठ आ गया, तो आप उस चीज़ को स्पष्ट करें, उस चीज़ पर ये बल देता है। 118 है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। मतलब उसके क्लास के जो बच्चे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी पृष्ठभूमि कैसी हो, सामाजिक हो और नहीं। 118 है भाई, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है भाषिक और सांस्कृतिक, सामाजिक व्यावसायिक नहीं, उसके कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि भाषिक हो व सांस्कृतिक हो। 119 देखिए, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जन संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। तो जो ऋषभ ने यहाँ सामग्री प्रयोग की है, क्या वो उपयुक्त है? इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई प्रामाणिक है। ठीक है, वो प्रमाण दिया उन्होंने, एक तो वो जो सामग्री ऋषभ ने उपयुक्त की है वो प्रमाणिक है। नेक्स्ट देखिए, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। मतलब कविता शिक्षण कर रहा है टीचर, कविता को पढ़ा रहा है, तो शिक्षक के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो ऐसे प्रश्न उत्तर जिनके उत्तर विभिन्न हो, या ऐसे प्रश्न हम कहें जिनके उत्तर अलग अलग हो, ऐसे प्रश्नों पर एक टीचर को फोकस करना चाहिए। 136 देखिए, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चों के बोध स्तर का आकलन, बच्चों को कितनी समझ है उस चीज़ की, तो उसका आकलन करने के लिए दीप्ति ने ऐसा बोला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क आया था ना भाई 2005 का, 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा व्यक्तित्व का। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। सिमत, हम इसकी कोई एक और वीडियो ले आएंगे शब्दकोश की, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा शिमत। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या हो रहा है, कविता का शिक्षण हो रहा है, एक टीचर कविता पढ़ा रहा है, तो उस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भिन्न भिन्न भाव और भूमि, मतलब जो भाव है वहाँ पे वो क्या है, उन चीज़ों पे फोकस करना। नेक्स्ट देखिए, भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है। तो किस तरीके की व्यवस्था है भाई? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ने और पढ़ाने के दौरान, नाटक और एकांकी पढ़ने और पढ़ाने के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? संवाद अदायगी। जो मतलब नाटक कर रहे हैं उसमें जो पर्सन है वो किस तरीके से डायलॉग को डिलीवर कर रहे हैं, संवाद अदायगी। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगी? कक्षा 8 के लिए तो हम किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे भाई? रहस्य और रोमांच को हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी यहाँ पे क्या है? श्रुतलेख। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कक्षा 7 की। तो हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो सबसे कम प्रभावी यहाँ पे क्या है? श्रुतलेख है।
भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में, मतलब जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको रोचक भी बनाना है, उसको उद्देश्यपूर्ण भी बनाना है। तो उसमें सर्वाधिक प्रभावी चीज़ क्या है ये हमने बताना है। तो कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनसे जुड़े हैं वो एडवर्टाइजमेंट, और उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छाट कर देखें कि हकीकत क्या है। फिर हम उनमें से पढ़ेंगे कि रियलिटी क्या है सारे विज्ञापनों से। तो जो यह पर्सन है ये क्या शो कर रहा है कि बाहर की दुनिया को कक्षा से जोड़ता है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में चीज़ें आई हैं तो उससे जो हमारी कक्षा है वो बाहर की दुनिया से जुड़ रही है। ठीक है, हमें बाहर के बारे में पता चल रहा है विज्ञापन के थ्रू। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य हमने बताना है। तो वो हमारा क्या रहेगा, 146 का विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में आपने हिंदी भाषा को असेस करना है। तो जो वे पर्सन होंगे अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किस तरीके से वो बेहतर होते हैं, जो बच्चों की कल्पना, उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। इस तरीके के पर्सन हम उनसे पूछते हैं। 148 देखिए, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या है ये पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये किसके, अनुतान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा पर्सन सर्वाधिक उपयोगी है। तो यहाँ पे घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। बच्चों की सृजनात्मकता मतलब उनकी क्रिएटिविटी को देखने के लिए, तो यही पर्सन उनका सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, 150 है भाई, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार क्या है। तो वो है भाषा का परिवेश, कि आप जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप भाषा बोल रहे हैं वो किस तरीके का है। ये बात सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, मतलब मैटर करती है भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में, यही हमारा डिफरेंस बताती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भैया हमारी हिंदी पेडागोजी के। आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।